ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही भरोसेमंद खबरें, रेफरेंसेस के साथ और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही विश्लेषण मिले। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो मुंबई में रहते हैं और इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस वक्त जंग के दौरान पिछले 2-2.5 साल में, उसमें वो हर जगह मौजूद थे। पूरी दुनिया में कॉन्टैक्ट्स का एक तरह से जाल है, नेटवर्क है, और बहुत सी चीजें वो पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, दुनिया को समझते हैं और आपको जिस सादा तरीके से, सादा जबान में समझाते हैं, आप लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज हम एक वो इशू जिस पर मीडिया स्टार वर्ल्ड भारत में कम से कम पहला चैनल था जिस पर फिरोज मीठी बोरवाला साहब ने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तफसील बताई थी, उस वक्त भारत में बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। एप्स्टीन फाइल्स में भारत का जिक्र बाकायदा खुल करके सामने आ गया है। एप्स्टीन फाइल में यह भी बता दिया गया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, फिर इजराइल गए और वहां काम हो गया। ये एक तरह से उनका एक ईमेल सामने आया जिस पे अब तक आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, समझी होंगी। आज हम उनसे समझेंगे कि भारत कनेक्शन क्या है एप्स्टीन फाइल्स का, और एप्स्टीन फाइल्स का मिसयूज पूरी दुनिया की सियासत में किस किस तरह से हो रहा है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये ट्रंप टैरिफ की कहानी भी इसी से कहीं जुड़ी हुई है, जिसके जरिए से अमेरिका पूरी दुनिया के मुल्कों पर दबाव डाल रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा क्या राफा बॉर्डर जो खुलने की बात हुई है उसके क्या मानी है, और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत फ्राइडे में इस्तांबुल में शुरू होने जा रही है उसके क्या मानी है। आखिर ये क्या हुआ, ये पूरा फौजी अमला वहां पे पहुंचा है, बड़े बड़े जहाज बेड़े पहुंचे अमेरिका के, लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि ट्रंप ने फिर बातचीत का रास्ता चुना है। ये सब सवालों के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफी स्टडी करते हैं, बहुत जगहों के लिए लिख भी रहे हैं, मुझे मालूम है। क्या कुछ है ये एप्स्टीन फाइल्स का, इंडिया कनेक्शन क्या है, और क्या इसमें हमारी सरकार फंस चुकी है? क्या हमारे देश के इंटरेस्ट, देश के आम लोगों की जेब पर उस एप्स्टीन फाइल का कुछ सीधा असर है? क्या कुछ है हमारी सियासत, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी माली हालत, क्या सब कुछ जुड़ी है एप्स्टीन करप्शन से? क्या कुछ है? एप्स्टीन फाइल, क्योंकि ये मोसाड ऑपरेशन है, ये बेसिकली एक मोसाड ब्लैकमेल ऑपरेशन है जिसमें एप्स्टीन एक मोसाड एजेंट है। ये अरीबन मानेशे जो एक मोसाड एजेंट है, उन्होंने खुद ये खुलकर बात बोली है। अकोस्टा जो ट्रंप के लिए काम करते थे, जब 2008-9 में एप्स्टीन को पकड़ने की बात आई, तभी अकोस्टा ने कहा कि मुझे स्पष्ट बोला गया है कि एप्स्टीन वर्क्स फॉर इंटेलिजेंस, मतलब मोसाड और सीआई के लिए काम कर रहा है, ये हाथ उसको लगा नहीं सकते। ठीक है। इंडिया कनेक्शन के पहले मैं एक छोटी बात पहले रखना चाहता हूँ। बहुत ही घिनौनी, घटिया किस्म की बात है ट्रम्प के बारे में, जो यहाँ आनी चाहिए। एक फाइल अभी रिलीज हुई है जो 3 अगस्त 2020 की फाइल है। EFTA 00025010 करके एप्स्टीन फाइल है। उसमें एक रिपोर्ट है उसमें कि ट्रंप और उसके कुछ दोस्तों ने एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट किया, और जो बच्ची पैदा हुई उसको एक तालाब में फेंक कर मार डाला। इस किस्म के लोग आज अमेरिका पे राज कर रहे हैं। ओके, ये एप्स्टीन फाइल में अभी ये पूरे जो 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स अभी रिलीज हुए हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा था बहुत सारी चीजें, तो ये भी बात आ गई थी
और ये बहुत ही भयंकर किस्म है। तो ये बहुत ही क्रिमिनल माफिया मर्डरर्स लगे हैं इसमें, जो आज अमेरिका और पूरी दुनिया पे राज करने की कोशिश चल रही है। दूसरा, मैंने एक ओपरा विनफ्री का एक वीडियो देखा था 1970 से, कि एक यहूदी औरत बोल रही कि परिवार में सेटन वर्शिप चलता है और हम लोग ने चाइल्ड सैक्रिफाइस भी किया है, मेरे परिवार ने चाइल्ड सैक्रिफाइस भी किया, हम लोग ने बच्चों को का बलिदान भी दिया है वो सेटन को, वो शैतान को। मैंने कल एक छोटा वीडियो देखा कि एक छोटी बच्ची 10 साल की होगी, वो बोल रही कि मैंने बच्चों को मारा है, मतलब जो कुछ चंद महीनों के बच्चे होंगे, वो इन्फेंट्स का गला काटा है, मेरे फादर मेरी साथ मेरे हाथ पकड़ते थे और छुरी से मैंने वो गर्दन को काटी है। तो एक्चुअली है क्या ये? क्यों दुनिया में इतने बड़े पैमाने पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है? क्यों दुनिया में बड़े पैमाने पे चाइल्ड सैक्रिफाइस हो रहे हैं? क्यों, मतलब ये लाखों की संख्या में है ये जो हो रहा है। बेल गिब्सन ने उसके बारे में बात की। बेल गिब्सन का करियर हॉलीवुड में लगभग खत्म हो गया। माइकल जैक्सन ने बात करने की कोशिश की, माइकल जैक्सन को भी इस प्रकार से टारगेट किया गया। तो एक्चुअली है क्या इसमें? दो तीन बातें हैं कि एक हार्मोन है एड्रीनोक्रोम। एड्रीनोक्रोम जो हार्मोन है वो बच्चों के खून में होता है, और वो बच्चों का खून इसलिए पिया जाता है ताकि बुढ़ापा जल्दी ना आए और अब यंग बने रहे। इसलिए बच्चों को किडनैप करना, उनका मार डालना, उनका खून पीना, ये रियलिटी है। ठीक है। उसके साथ उनका जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है, उनके साथ बलात्कार और क्या क्या किस किस्म के। और तीसरी बात, उनके ऑर्गन्स का भी पूरा रैकेट चलता है। ये अलग अलग उसके, तो ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है। उसके साथ में भी इंडिया। ये तो बहुत ही घिनौनी चीजें हैं। देखिए, जी। ये अब ये बात समझना, मैं समझता हूं आसान है। जो बातें आपने बताई हैं, ये बातें अगर प्रैक्टिस में हैं, जैसा कि आपने बताया, वीडियोस देखी है। आपने, बहुत से सबूत देखे, तो फिर गाजा में जो जेनोसाइड हुआ और हो रहा है, उसके करने वालों की मानसिकता इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। यस। यस। उनके लिए इंसानों का कत्ल कोई जुर्म नहीं है, और वो जो चाहें जहां चाहें कत्ल करें। ये कितनी अफसोसनाक बात है। बच्चा पैदा होने से पहले मार दो, बच्चे को पैदा होने के बाद मार दो, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको सेक्सुअल एब्यूज में उसको एक्सप्लॉइट करो। ये कहां, ये जानवर हैं। ये ये गाजा के लोगों को जानवर कह रहे थे, अलमनक कह रहे नहीं, थे, क्या क्या। जानवर नहीं करते, ये जानवर कोई नहीं करता। जी ये बिल्कुल। इंसान का एक जो स्वरूप है, जिसका मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि किस किस्म के इंसान है। जानवर ये सब नहीं करते। जानवर हमसे हम्म। बहुत बेहतर है, उनको जितना चाहिए इतना मैं ही लेते मुझे हैं। जब आप 13 साल की बच्ची के बारे में आप बता रहे थे कि ये ट्रंप ने और उनके दोस्तों ने उसका बलात्कार किया, और फिर बच्ची उसके पैदा हुई, फिर उसको मार दिया। मैं एक ही बार अमेरिका गया हूं और उसके बाद कभी दोबारा जाने की तमन्ना भी नहीं है। टेलीविजन पे वहां शो हुआ करती थी, 98 की बात है, आई एम 14 एंड आई वांट चाइल्ड। ये इस तरह के छोटे बच्चों में ही वो मानसिकता भी पैदा की जाती है, ताकि इस तरह के ये जानवर और शैतान जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। अब ये समझ में आता है कि वो टेलीविजन शोज भी इस तरह की तैयार कराई जाती हैं वहां पर, ताकि ये बच्चियां भी उस किस्म की ख्वाहिश उनके अंदर पैदा हो जाए। ये है असली अमेरिका जो देखने की बात है। असली अमेरिका ये है जिसको दुनिया बहुत बड़ी ताकत और मोरालिटी की बात करते थे। जी, अब आप आगे बढ़ाइए, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। और ये देखिएगा नहीं, मेरा ब्लड है, मगर मैं आपके दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं जो सबूत दे रहा हूँ, ये जो ट्रम्प का लेटेस्ट कांड सामने आया है, वो फाइल का नंबर है EFTA 0002501। आप अपने वीडियो को रोककर लिखकर ये दिखे और बाद में ये पूरा वीडियो देखेगा, मगर आप देखेगा जरूर।
बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें और एक बात आती है, आई हम थिंक। उसका हम उसका लिंक भी लगा देंगे, हम अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे, आप हमें हाँ, लिंक दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है। तो anyway, तो पॉइंट इज, इसमें जो आपने बात कही ना, इसमें मुझे और एक बात आती है कि जो बच्चा होता है वो खुदा का एक प्योर फॉर्म होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल एक प्योर क्रिएटिव का फॉर्म होता है, उसी का अब्यूज बिल्कुल। हो रहा है। हम्म तो ये शैतान की ताकत है, ये सब करती की जो एक पाक प्योर फॉर्म है खुदा का हम्म अपना, एक बिल्कुल क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ बिल्कुल। गॉड, उसी को ये टारगेट करते हैं। और गादा की बात आपने एकदम सही कही कि इसलिए, और जैसे मैंने कहा कि तोरा में अलाउड है हम्म जंग के दौरान इन्फेंट्स को, बच्चों को मारना, उनके धर्म ग्रंथ में है, तालमुद में है, हम्म सब जगह है। ओके, हम्म तो वो इसलिए ये बोलना कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और धार्मिक शास्त्रों में नहीं है, ये सब झूठी बात है। बहुत सारी हम्म प्रॉब्लम्स है, और खास करके हम्म। तनाक, तोरा, तालमुद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, और इसमें ठीक है। इसमें इसमें हो सकता है नजरियाती कुछ लोगों को इख्तलाफ हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तौरा के साथ और इंजील के साथ दोनों में हेरा फेरी भी बहुत की गई है, जो असल टेक्स्ट है उसके अलग हो गया। हालांकि हम उस बहस में अब नहीं जाना चाहते, लेकिन नहीं, वो इनकी बात आपकी सही असल। है, मेरा बोलना अभी जो हाँ है, अभी हाँ जो है वो जी। प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप अपनी बात आगे रखें जी। जी, अभी आएंगे हम लोग एप्स्टीन फाइल की तरफ, क्योंकि हाँ भारत में सबसे बड़ा पहला प्रोग्राम इंडिया में किया था तो अहमद कादमी साहब और मैंने किया था, और मैं जी एप्स्टीन फाइल 2017-18 से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत जी पहले से जी। फॉलो कर रहा था कि ये एक हाँ बड़ा प्रॉब्लम है जो आने वाला है। हाँ ओके, हाँ हाँ। तो इसमें एक पत्रकार। भारत के बारे में बिल्कुल जो खास बातें आई हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिए शुरू में, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। तो द पॉइंट इज के, आई थिंक सबसे ज्यादा ज्यादा नाम जो आ रहा है एप्स्टीन फाइल में इंडिया कनेक्शन में, उसका नाम है अनिल अंबानी। हम्म। ओके, उसका लगातार अनिल अनिल अंबानी का एप्स्टीन का ईमेल लेन देन चल रहा है। और अनिल अंबानी उसको भारत के इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, सबको लेकर वो फॉलोअप में है। हम्म तो और अनिल अंबानी इसमें क्लियर कट बोल रहा है कि मैं मोदी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अनिल अंबानी हम्म ऐसे ही तो नहीं गया था, हम्म क्योंकि पूरा जो राफेल का इशू था, राफेल का जो घोटाला था, जो फ्रेंच फाइटर जेट मोदी जी ने इसको दे दिए थे, जहां अनिल अंबानी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चर में, तो क्यों दिए थे भाई उसको, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को देना था, ऐसे ही बिल्कुल। पूरा का पूरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दे दिया था। और वो हम्म जितने बिजनेस करता है सब में वो डूबता है, और हम्म कर्जे में डूबता रहता है। ओके, हम्म। तो एक तो ये बात है कि अ, अनिल अंबानी का जो कनेक्शन आ रहा है, ही इज ट्राइंग फॉर बैक चैनल के एप्स्टीन के थ्रू से इजराइल के साथ, खास करके अमेरिका के साथ संबंध हो, तो हम्म। इसलिए एप्स्टीन का इस्तेमाल हो रहा था। फिर वो ये बात आ जाती है, मतलब आई जस्ट रीड व्हाट आई फाउंड। इसका मतलब मैं थोड़ा सा जो मैं अभी समझाऊं, मैं ये समझाऊं कि जी एप्स्टीन फाइल जो सेक्स रैकेट में सियासी लोगों को, बड़े लोगों को फंसाते रहने का मोसाद का बड़ा ऑपरेशन है। उस और एप्स्टीन ने इजराइल और कुछ अरब मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बनाने का जो अब्राहम अकॉर्ड का जो शोर था, उसमें जी भी ये सेक्स स्कैंडल शामिल था। और भारत के और उन इसराइल के बीच में भी जो 1992 में ताल्लुकात कायम हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं एप्स्टीन जैसे लोग पीछे से, मोसाद सीआईए के लोग शामिल थे। और वही एक तरह से हर मुल्क के सियासत पर और इकोनॉमी पर कब्जा करने का एक अंडरग्राउंड प्लान, सेक्स के रास्ते से 13-13, 14-14 साल की बच्चियों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना और ये रैकेट चलाना, उस रैकेट के जरिए पूरी दुनिया को एक तरह से कब्जा करने का एक बड़ा जी रैकेट है, जी। जिसमें अनिल अंबानी एक बड़ा नाम भारत का अभी तक आ रहा है। मोदी जी का भी क्या जिक्र है, उसके बारे में भी जी थोड़ा सा जी बता जी। दीजिए। तो अनिल अंबानी बेसिकली उसको कनेक्शन दे दिया था एप्स्टीन ने कि तुम स्टीव बैनन और जैरेड कुशनर तक पहुंच जाओ, हम्म तो फिर वो ट्रम्प का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। तो हम्म जैरेड कुशनर का नाम आना, क्योंकि अभी ये स्पष्ट आ रहा है कि ट्रम्प चलाने वाला जो जैरेड कुशनर है, हम्म जो उसका दामाद है, जो हाँ, कट्टर यहूदी है, उसका कोई इलेक्टेड पोजीशन नहीं है।
मगर ये पूरा ट्रम्प पीस बोर्ड देखो वगैरह वगैरह वो सब जैरेड कुश्टर ही चलाता है। ओके, तो जैरेड कुश्टर ये पूरे मैटर में पूरा जो अभी ट्रम्प की सरकार पहली और अभी खास करके जो चल रही है उसमें जैरेड कुश्टर बहुत ही खतरनाक आदमी है। ओके, दूसरी जो बात है कि 2019 में अंबानी विजिटेड एप्स्टीन्स मैनहट्टन्स हाउस, वहां वो जो उसका जो फ्लैट है मैनहट्टन में वो गया था, और वहां वो यूएस डिपार्टमेंट के साथ जो उसको प्रॉब्लम आ रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नेवल और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल ये सब में हमको तुम्हारी जरूरत है। ओके, तो एप्स्टीन ने उसको क्लियर कट कहा कि जो तुमको स्पेशल स्टेटस चाहिए उसमें तुम ये जैरेड कुश्टर तक पहुंच जाओ, वो तुमको मदद कर पाएगा। ओके, फिर उसमें और एक बात आती है कि मोदी वॉज डांसिंग फॉर ट्रम्प। तो 2017 में जब मोदी इजराइल गए थे तब एप्स्टीन कि ही वॉज बेसिकली डांसिंग फॉर ट्रम्प। ट्रम्प को बहलाने फुसलाने के लिए मोदी डांस कर रहे थे। ये तो हमारी इस किस्म के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ये लिख रहा है। तो ये भी उसको लेकर क्या भारत क्या में बड़ी क्या अच्छा, मैं थोड़ा सा और यहीं से रुक करके आपसे समझना चाहूंगा, ये जो ईमेल में मोदी के डांस का इशारा है, क्या एप्स्टीन भी अपनी ईमेल्स में कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ एटिकेट्स का इस्तेमाल करके कुछ और इशारा कर रहा है? डांस का मतलब कुछ और है जो लोग समझ रहे हैं, या सिर्फ महज ये डांस ही है? ये डांस ही है, उससे ज्यादा कुछ आया नहीं है। हाँ हाँ मतलब जितने भी इंडियन हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी जिक्र है, कहीं भी इनका लड़कियों के साथ कोई संबंध या उनके ऐसे फोटो या वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं आया। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी, हाँ ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जी। इसमें लोग कंफ्यूज थे। हम ना किसी को इल्जाम लगा रहे हैं, ना हम किसी को किसी इल्जाम से पाक कर रहे हैं। जो कुछ चीजें अब तक सामने आई हैं हम उनका जिक्र कर रहे हैं जी। तो बेसिकली एप्स्टीन लिखते हैं कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज इफेक्टिवली डांसिंग एंड सिंगिंग फॉर ट्रम्प इन जेरूसलम टू प्रूव ही इज द प्रिफर्ड पार्टनर ओवर द यूरोपियंस। वी मेड इजराइल ट्रिप अ प्रॉक्सी फॉर यूएस रॉयल्टी। मतलब हम्म एप्स्टीन बोलता है कि ये जो इस बार मोदी जी आए हैं वो हम्म ट्रिप बेसिकली अमेरिका के साथ के संबंध के है, क्योंकि हम्म 2017 तक तो मोदी और इनके तो बहुत संबंध अच्छे हो गए। पहली बार मोदी गए थे इजराइल 2017 में, हम्म मगर बेसिकली ही इज डांसिंग एंड सिंगिंग फॉर ट्रम्प इन जेरूसलम, ताकि हम्म यूरोप से ज्यादा महत्व इंडिया हो जाए, ये हम्म उनका टारगेट था। हम्म वैसे एमईए ने उसको बोला कि ये कुछ मतलब नहीं है और ये हम लोग इस स्टेटमेंट को डिसमिस करते हैं। हम्म दूसरी जो बात है उसमें कि और एक जो नाम है हमारे शिवशंकर मेनन के भी, वो भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उसका भी जिक्र है ये एस फाइलों में। जयशंकर, एस जयशंकर हाँ जी, शंकर जी। जी। और वो 2014 में एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफ की कुछ बात है एप्स्टीन स्टाफ प्रिपेयर करती है, और द डॉक्यूमेंट ट्रैक्स मेनीज इन्फ्लुएंस ऑन चाइना इंडिया रिलेशंस एज अ गेट कीपर टू द मनमोहन सिंह लेगेसी। मगर शिवशंकर मेनन का भी इसमें कुछ कनेक्शन है इनके एस जिक्र जयशंकर, में। एस जयशंकर, एस शिवशंकर मेनन जयशंकर, उनके वालिद का नाम था सॉरी जी। सॉरी एस हाँ जयशंकर। हाँ और एक मजेदार बात है कि एक बोरिस निकोलिच करके है उन एप्स्टीन का दोस्त, जिसको कुछ काम दिया था एप्स्टीन ने इंडिया के संबंध में। और बोरिस निकोलिच बहुत, और वो बिल गेट्स का एडवाइजर भी था। हम्म तो वो बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया के बारे में लिखता है कि बहुत ही गंदा कंट्री है, बहुत बास मारता है, मुझे तो यहाँ रहना भी नहीं है, मुझे आना पड़ा है, फ्लाइट काम पे नहीं करती। तो सोशल मीडिया में बहुत हम्म टारगेटिंग भी हो रहा है बोरिस निकोलिच हम्म को। हम्म तो पॉइंट इज, आई थिंक अनिल अंबानी का जो मैटर है, मोदी का जो मैटर है, हरदीप सिंह पुरी जो फॉर्मर आईएएस और वो एक इम्पोर्टेंट फिगर है बीजेपी में, जिसके और भी प्रॉब्लमेटिक चीजें निकल सकती है, हम्म ये कुछ लोग हैं जिनके जिक्र हुए हैं जी। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो एप्स्टीन फाइल के सिलसिले में, जो भारत के सिलसिले में जो चीजें सामने आई हैं, उस पर आप लोगों की जानकारी जिस तरह से, जिस गहराई से आपने दी है फिरोज मीठी बोरवाला साहब ने, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, अब चलते हैं ईरान अमेरिका के बीच में। सॉरी सॉरी, और एक इम्पोर्टेंट मैटर रुक गया है, ये पहली हाँ बार मैंने देखा है। हाँ एक इंडियन लड़की भी एप्स्टीन की शिकार हो चुकी है, और ये रिपोर्ट आया है कि दुबई से इंडियन मॉडल्स को टारगेट कर करके जाता था अमेरिका में, और उनके भी साथ ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है।
तो अभी भारत की तो कुछ बातें सामने आई हैं। भारत की लड़कियों का भी इस्तेमाल हो एप्स्टीन के जी उस जी 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 नेटवर्क में। जी हाँ, जी जी। क्या और क्या क्या दुबई से भारत की कुछ उनको, लड़कियों के नाम भी कहीं आए हैं क्या? नहीं नहीं, किसी का नाम नहीं आया है, वो नाम रिडेक्टेड है। हाँ। विक्टिम्स के नाम को उन्होंने कवर अप किया है। ओके। हम्म। अभी हमको जो विक्टिम्स पता है, अमेरिका में जो पता है, क्योंकि जिन लड़कियों ने ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली आकर बोला कि जब मैं 13-14 साल की थी, और मैं हम्म। अभी पब्लिकली बोल रहा हूँ कि एफबीआई को केस रजिस्टर करना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए, कोई हम्म। तहकीकात नहीं हो रही। सबको डॉक्यूमेंट बाहर आ बिठाने गए की कोई। कोशिश। जब जब वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इन्वॉल्व है उसमें, तो वहां की एजेंसियां जाहिर है बचाने की कोशिश करेंगी और वो कर रही हैं। ये इतना बड़ा या जिसे कहना चाहिए कैरेक्टर का पतन है कि इतनी इतनी गिरावट है कि लोगों को बात करने में भी एक तरह से बदबू आने लगे, ऐसे लोगों में से जो इतना खतरनाक, इतना घिनौना क्राइम करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। जी इसमें अब। हाँ। एक अटर्नी है, जो विक्टिम्स के लिए काम करती है, ब्रिटनी हेंडरसन। हम्म। उसका 2020 का ईमेल है, और जो एप्स्टीन सर्वाइवर्स को, उनके विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करती है, हम्म। उसने एक इंडियन औरत का मेंशन किया है, हम्म। नाम कवर्ड अप है, वो द हम्म। विक्टिम ऑफ एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग। तो ये हम्म। इंडियन डायमेंशन भी है औरतों का, जो हमारी लड़कियां दुबई से खास करके टारगेट लाई गई है। मगर ये अभी इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कौन सी हमारी महिलाएं हैं जिनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, मगर वो करेगी नहीं, क्योंकि ये सब इजराइल लॉबी, मोसाड का हम्म। पूरा कारनामा है, तो वहां होगा नहीं। मगर आई अच्छा, थिंक एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है इसमें, वो ये कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स जो सामने आई हैं, जो डी क्लासिफाई की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से नामों को छुपाने के लिए काली स्याही लगाई गई है, जिससे कि लोगों को पता ना चले। क्या कोई आने वाली सरकार कभी अगर चाहेगी, तो क्या इसकी कहीं ओरिजिनल कॉपी कहीं महफूज है, पब्लिक में देने से पहले काला किया हो, या सब कुछ तबाह कर दिया गया है, ओरिजिनल में ही सब कुछ खत्म कर दिया गया? क्या लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है कोई सरकार अगर जांच करना चाहे, उसके लिए कुछ बचेगा या नहीं? बोलना मुश्किल है, क्योंकि करना होता तो ओबामा के 2 टर्म थे, बाइडेन का अपना टर्म था, ट्रम्प पहली बार टर्म थे, 4 टर्म्स तो चले गए। हम्म। तो किसी ने किया नहीं, ना डेमोक्रेट ने किया, ना रिपब्लिक ने किया। ओके, हम्म। क्योंकि सबके टॉप लीडर्स इसमें लगे हैं। हम्म। सबको मोसाड का कवर का डर है, ब्लैकमेल हम्म। होता है, पैसा मिलता है, हम्म। लड़कियां सप्लाई होती है। बिल क्लिंटन का तो नाम बड़े पैमाने पे आया है, हम जानते हैं, बिल गेट्स का नाम बड़े पैमाने पे है। ट्रम्प हम्म। खुद इसमें, क्योंकि ट्रम्प का नाम तो एक जगह पे आया है कि 30,000 बार उसका जिक्र हुआ है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स और आई थिंक द हिल ने लिखा है कि 4,500 से 3,000 जगह पे ट्रम्प का नाम ये फाइल्स में आया है। ओके। हम्म। तो हम्म। मैं तो मानता हूँ कि ट्रम्प नंबर 1 है पूरे एप्स्टीन रैकेट में। हम्म। उसने एप्स्टीन का रैकेट का पूरा इस्तेमाल किया कि मैं आऊंगा तो ये फाइल को रिलीज करूंगा, और हम्म। आके वो फंस चुका है। ओके। हाँ। और वो जितना एप्स्टीन। कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, वेनेजुएला जा रहा है, ईरान जा रहा है, ग्रीनलैंड जा रहा है, मगर एप्स्टीन का मैटर दब नहीं रहा है। और 30 तारीख को ये पूरा रिलीज हुआ फाइल, जब हम्म। अमेरिका की नेवी ईरान के बाहर खड़ी है। हम्म। तो इसमें और एक बात आ रही है कि क्योंकि ट्रम्प ईरान पे हमला नहीं कर रहा है, तो ये उस पर दबाव डालने के लिए ये पूरी डंपिंग ऑफ फाइल्स हुई है। ओके। अभी उसी की सरकार रिलीज करी है, डीओजे, तो अंदर कौन सी ताकत है जो ये सब करवा रही है, जाकि ट्रम्प पे और भी प्रेशर जाए। ओके। तो ये सब भी अच्छा मैटर है। अच्छा अच्छा, एक चीज और बात डिस्कस करने की है, क्योंकि भारत से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अभी भारत का बजट आया है सामने। इस बजट हम्म। में रिपोर्टिंग ऐसी हुई है कि ट्रंप के दबाव की झलक बहुत से फैसलों में नजर आ रही है। और ट्रंप जो है वो, ये अब इस बीच में एप्स्टीन फाइल का कुछ वो हिस्सा भी आ गया जिसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ गया। क्या एप्स्टीन फाइल की, यानी उस सीआईए मोसाद के करतूतों का असर, उसी के दबाव में क्या भारत के हर आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है? क्या भारत की सॉवरेनिटी
आजादी खत्म हो रही है, जबकि ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि अब आप वेनेजुएला से तेल खरीदोगे, रूस से और ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। क्या वही मोसाद, सीआईए, एप्स्टीन फाइल, उस सब के असर में भारत अपनी ये पॉलिसी बदलेगा? क्या क्या चीज है, थोड़ा सा और बता दीजिए। नहीं, आपकी बात सही है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि एक जगह पे अडानी का अरेस्ट वारंट का प्रेशर डाला जा रहा है। हम्म, वो $250 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है आज की दुनिया में, जिस प्रकार के करप्शन हो रहे हैं। तो एक तो वो करप्शन की चार्जेस अडानी पे है और वो प्रेशर मोदी पे है। और उसके साथ जो खालिस्तानी, जो पन्नू निज्जर वाले जो असैसिनेशन प्लॉट है, हम्म, जिसमें उनके पास प्रूफ है कि दोवल और अमित शाह सब इन्वॉल्व है उसमें। तो हमारे टॉप लीडर्स सबके सब अमेरिका के शिकंजे में है। हम्म, ओके। हम्म, तो और उसके साथ जो पहले भारत को लीवे मिलता था कि चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना है, तो भारत को थोड़ा छूट दी जाती थी और भारत ने उसका काफी फायदा लिया। रशिया से हम लोगों ने बड़े पैमाने पे तेल लिया, हम लोग री एक्सपोर्ट करते थे यूरोप। तो हम तो इसमें बहुत, जो बड़े हमारे कमाने वाले बहुत कमा गए। हम्म, ओके। हम्म, तो बाद में ये लोग ने बोला कि अभी अभी इंडिया को प्रेशराइज करो। तो इसलिए ये सब प्रेशराइज चालू हुआ है। तो अभी अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप वाली बात नहीं रही। अभी हम लोग अमेरिका के दबाव में ये सब काम कर रहे हैं। यानी ओके। हम गुलामी वाली हालत में आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली बात। एग्जैक्टली, मतलब हाँ, एक गुलामी वैसल। की हालत में आ रहे हैं। दोस्त, पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्या क्या जो कहा जाता रहा, लॉलीपॉप दिया नहीं जाता नहीं, रहा। पार्टनर वार्टनर वाला मतलब। हाँ, वो कुछ नहीं है, सीधे सीधे मतलब गुलामी की जी स्टेज जी, में मतलब हम आप। आ गए हैं। हाँ, मगर ये- प्रॉब्लम है कि मनमोहन सिंह के दौरान जो न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी, हम्म, 123 एग्रीमेंट हाइड एक्ट, उसमें भी था कि आप ईरान के साथ जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी होगी के तहत आप फॉलो करोगे। वो भी एक बड़ा मसला था। हम्म, मगर इतना हद तक नहीं गया था जो मोदी जी की सरकार चली गई अमेरिका के साथ। तो बिल्कुल। ईरान का तेल मनमोहन सिंह के भी टाइम कम हुआ था, होते होते मोदी ने तो भी जीरो ही कर दिया है। और हम्म, अभी रशिया का भी तेल नहीं खरीदेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि दो बातें हैं। जो ब्रिक्स प्लस के माध्यम से एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड खड़ा हो रहा है। हम्म, अगर उसके ही मेजर प्लेयर्स रशिया और इंडिया ही ट्रेड नहीं करेंगे, वो ही रूबल और रुपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम्म, और डॉलर का ही दबाव रहेगा, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम होगा। हम्म, मगर इंडिया इज वन प्लेयर, देर आर अदर प्लेयर्स नाउ गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल। हम्म, जैसे मेरा बोलना है कि जो सर्गेई प्रेमिकाओ का 98 का था कि एक आरआईसी बने, रशिया इंडिया चाइना का एक पोल बने अमेरिका के और नेटो के सामने। तो आज वो पोल रशिया, ईरान और चाइना हो चुका है। ये तीन हम्म, कंट्रीज है जो यूरेशियन इंटीग्रेशन और मल्टीपोलर वर्ल्ड के तीन बड़े खंबे हैं, हम्म, जिसके माध्यम से दुनिया में पूरा परिवर्तन आ रहा है। तो जो नेहरू हालांकि जी होते या हालांकि नेहरू की लाइन हालांकि होती तो एक बात अलग होती। जी मगर जी ये जी, आरएसएस वालों में ये दम नहीं है ये सब करने में। बिल्कुल। मैं वही कहने जा रहा था कि भारत सरकार अगर मजबूती से खड़ी होती और कुछ उसूली पॉलिटिक्स पर काम करती, तो भारत ऐसे सरेंडर ना हुआ होता कि अडानी के खिलाफ वारंट है, इसलिए हम हर जगह झुकते चले जा रहे हैं अमेरिका के सामने। अच्छा, हमारे पास अब टाइम कम रह गया है। आप ईरान और अमेरिका के बीच में जो इनडायरेक्ट बातचीत इस्तांबुल में होने की बात अब आ रही है, इसके बैकग्राउंड में आयतुल्लाह खामेनेई का ये कहना कि इलाकाई जंग होगी अगर जंग शुरू होगी, और ये कहना कि इसे इसे कोई रोक नहीं सकता, ये इलाकाई जंग होगी। उसके फौरन बाद ट्रंप ने ये फैसला लिया, या क्या क्या लगता है ट्रंप का जो अब फैसला है? अब भी बार बार बीच में कह रहे हैं बात शुरू होने जा रही है, डील कर लो नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब भी वो धमकी दे रहे हैं। अब इसे कैसे देख रहे हैं? ईरान ने ये इतने आसानी से, आराम, हम जैसे लोग ज्यादा टेंशन में आते हैं, मगर ईरानियों से बात करो तो उनको कोई टेंशन नहीं। हम्म, उनका बोलना ये हम तो हर साल का ड्रामा है ये ट्रंप और अमेरिका का। ये हाँ, हर बार का मामला है, धमकी देते आते जाते हैं, मगर हमको पता है क्या करना है। हम्म, और दूसरी पॉइंट ये है कि अयतोल्ला खामेनेई ने तो कह दिया है कि ये हम्म, सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा, ये पूरा रीजन जलने वाला है। हम्म, कोई कंट्री नहीं बचेगी, पूरा का पूरा हम्म, रीजन डूबेगा। हम्म, तो बाकी के सब रीजनल पार्टनर सब यहाँ भाग रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालो। हम्म, और उसके साथ जो ईरान की तैयारी है जो दिख रही है। और अभी तो मैंने और आपने एक और एक वीडियो देखा कि जो ईरान के पास मिसाइल है वो इराक के मिलिशियास के पास भी मिसाइल आ चुके हैं। हम्म, और हम्म, नूर अल मलिकी भी अभी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम्म, और नूर अल मलिकी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो इराक जो फंसा है, हम्म, कि जो सद्दाम के टाइम के बाद की बात है कि
ईरान का जो तेल बिकता था वो अमेरिकन ट्रेजरी में उसके पैसे जाते थे, उसके डॉलर्स, और बाद में वहां से रिलीज होकर आते थे। तो अभी तक इराक को उन्होंने जकड़ कर रखा था। तो इराक एक रास्ता ढूंढ रहा है, ब्रिक्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइनीज बैंक्स का भी रास्ता है। उनका पैसा अभी वहां जाएगा और वो अमेरिका के चंगुल से निकल जाएंगे। तो आप सोचें कि ईरान तो खड़ा है, हूती भी खड़े हैं, और इराक भी अभी खड़ा हो जाएगा बड़े पैमाने पे। तो फिर क्या होगा ये लोग का? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज, मुझे एक कंपैरिजन मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, एक लंबे अरसे से अमेरिका ने इस इलाके में बहुत से फौजी बेसिस बनाए, जिसमें इन सारे जीसीसी मुल्कों में है, तुर्की में है, जॉर्डन में है, हर जगह, मिस्र में है। दूसरी तरफ ईरान ने लोगों के जज्बात, मजलूमों की सोच, उनको सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस पूरे इलाके में फैल गई। ये दो अलग अलग तरीके, एक तरफ वो बेसिस बनाना, एक तरफ उन लोगों को जिनको वो प्रॉक्सी कहते हैं उनको मदद करना रेजिस्ट करने के लिए। ये दोनों स्ट्रेटजीज बहुत ही दिलचस्प हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? एक तो प्रॉक्सी अगर हम लोग बोलेंगे तो मैं तो अमेरिका को इजराइल का प्रॉक्सी बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपनी आजादी से काम नहीं करता वो उसको हाँ प्रॉक्सी बोलते हैं। हाँ। तो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हस्टल शाबी हो, कतब हिजबुल्लाह हो, अंसारुल्लाह हो, सबके सब इंडिपेंडेंट फोर्सेस है। सबके सब अपने देश को आजाद करने के लिए खड़े हैं। तो कोई किसी का प्रॉक्सी नहीं है, सब एक दूसरे को मदद कर कर आगे एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल। जैसे कतब हिजबुल्लाह ने कहा कि ईरान पे हमला हुआ तो हम लोग है, तो प्रॉक्सी होता तो अपने घर में बैठ जाता कि भाई ईरान को मरने तो मुझे क्या करना है। ओके, बिल्कुल। पॉइंट इसके ये पूरे इलाका जो वेस्ट एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, उसकी आजादी की आखिरी लड़ाई है। और उसकी आजादी का आखिरी जो ब्यूगल बजा वो 7 अक्टूबर को बजा है। 7 अक्टूबर को जो याया शिनवन ने जो बड़ा काम कर लिया कि हम लोग अभी ये जेल में कैद नहीं रहेंगे, हमको जेल से निकलना है। 17 साल से हम लोग कैदी बंधक बने हैं इजराइल के, हम अभी उठ रहे हैं। वो जो 7 अक्टूबर को जो उठा हुआ गाजा गेट अपराइजिंग, जो 1857 जैसा एक बड़ा उठा हुआ, उसका परिणाम यह है कि हम लोग अभी आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के पास उसका कोई उत्तर नहीं है। इजराइल एकदम डरा बैठा है कि अगर ये, इसलिए तो वो अमेरिका को लाया है ईरान के, वो खुद तो लड़ नहीं सकता। और अमेरिका भी तनाव में है कि ये जंग 12-15 दिन की होगी नहीं, ये अभी बहुत लंबी जंग होगी और हम लोग ये टिक नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि इराक में से ये बहुत बड़ा नतीजा आपने दिया है कि अल-अक्सा तूफान, अल-अक्सा स्टॉर्म जिसे कहा गया 7 अक्टूबर 2023 को, वो हमास के जरिए और इस्लामिक जिहाद के जरिए जो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, वो इस पूरे इलाके की आजादी की एक तरह से चिंगारी साबित होगी। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुद इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनके लीडर्स शहीद हो गए, उनके बच्चे, औरतें। ऐसी तबाही दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। हिरोशिमा नागासाकी से कहीं ज्यादा बम्बार्डमेंट वहां पर की गई, लेकिन उसके नतीजे में इस पूरे इलाके की अगर आजादी के लिए रास्ता खुलता है तो मैं समझता हूं ये हमास का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया की आजादी के लिए, जिसके पीछे ईरान खड़ा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ ईरान है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान का जो इस्लामी इनकलाब आया 79 में, वो एक तरह से दुनिया की आजादी के लिए रास्ता हमवार करने का इंतजाम था। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, अनडाउटेडली ईरान का वो टाइम पे खड़ा होना 1979 में, और बहुत ही वीक था ईरान। बिल्कुल, बहुत ही वीक था। लगभग आर्मी खत्म हो गई थी, हथियार भी बहुत पुराने थे। बिल्कुल। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, गल्फ कंट्रीज, सोवियत रूस सब उसके खिलाफ थे। 45 मुल्क का के अलायंस था ईरान के खिलाफ, मगर वो खड़े हुए 10 साल लड़े और खड़े हो गए, और आज अभी तो बहुत मजबूत है। तो ईरान को हराने का तो सवाल नहीं आता। आखिर में ये बात कहूंगा कि 11 फरवरी को जो ईरानी इस्लामी क्रांति का फाउंडिंग डे है, वो दिन भी बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है कि ये डिसिडेंट वॉइसेस और ये और वो वगैरह, वो तो है, हर देश में होते हैं, मगर वो दिन निर्णायक होगा क्योंकि मिलियंस ऑफ ईरानियंस विल बी मार्चिंग ऑन द स्ट्रीट्स। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाली 11 फरवरी को लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग उतरने वाले ईरान की सभी सड़कों पे पूरे देश भर में, और वो दिखाएगा कि ईरान एकजुट खड़ा है। ईरान अमेरिकी और इजराइल की साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा है, और ईरान फिलिस्तीन और पूरी दुनिया के लिए खड़ा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त
दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। इस वक्त ईरान में इस्लामी इनकलाब की सालगिरह मनाई जा रही है, जो 1 फरवरी से 11 फरवरी तक होता है। एक वो पहली तारीख वो जब आयतुल्लाह खुमैनी वापस आए थे फ्रांस से, और 11 वो जब बादशाह जा चुका था और पूरा मुल्क में जश्न का माहौल था। आजकल वही और एक सालगिरह बात मनाई खाली जा रही इसमें है। एक छोटी बात जोड़ दूं हाँ, कि अभी भी अयतोल्ला खमेनाई पब्लिक में आकर अपने भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल तो बिल्कुल, बंकर में बेशक बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बीसी बोरवाला साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।